नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। हर दिन मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार और आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तेजी से बढ़ते मामलों के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। एमपीसीजी में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। जहां संक्रमण दर ज़्यादा है वहां पाबंदी लगनी भी शुरू हो गई। अब सवाल ये कि ये हालात क्यों बने? क्या दूसरी लहर गुजरने के बाद लापरवाह हो गए लोग? नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कितने तैयार हैं सरकारें? सवाल ये भी, क्या आउट ऑफ कंट्रोल होते ओमिक्रॉन को रोकने अब लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है? चर्चा करेंगे, उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना। ओमिक्रॉन की बढ़ती चुनौती, शहरों में लौटी पाबंदी। तीसरी लहर का खौफ, लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प। कोरोना फैल रहा है, डर नहीं लग रहा आपको? डर लग रहा है ना। मास्क नहीं पहना है आपने? हाँ, मास्क भूल गए। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? आदत नहीं है। तकलीफ भी है आपको, खांसी भी हो रही है, तो खांसी आ रही है। आपको चाहिए कि मास्क जो है प्रॉपर पहने आप। जी सर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर दुनिया में तबाही मचाने लगा है। तेजी से बढ़ते आंकड़े एक बार फिर लोगों को डरा चले हैं। देश में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले में 6.3 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। कोरोना पॉजिटिविटी दर 29 दिसंबर 2021 को 0.79% से बढ़कर 5 जनवरी बुधवार को 6.3% पर पहुंच गई। देश में ओमिक्रॉन 24 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में 2000 से अधिक ओमिक्रॉन मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। इंदौर में पिछले दिनों 8 ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे, जबकि अब बिलासपुर में भी पहले मरीज की पुष्टि कर दी गई है। दोनों राज्यों में तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देख शासन प्रशासन ने नई चुनौती से निपटने हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया जहां संक्रमण दर 4% से ज्यादा है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल समेत सभी लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में धारा 144 के तहत सभी जुलूस, रैली, सभा और आयोजनों पर पाबंदी होगी। प्रदेश के बाहर से आने वालों का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट होगा। बुधवार को रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक लेकर मौजूदा हालात और तैयारियों की समीक्षा की। ओमिक्रॉन कोई बहुत ज्यादा भयक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है, हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे, उस पे आज समग्र चर्चा हुई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के मरीज सामने आ रहे हैं। हर घंटे 25 नए कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दिसंबर में एक दिन में जितने केस सामने आ रहे थे, उतने अब हर घंटे में सामने आ रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को यूं समझिए, दिसंबर के 31 दिन में 904 संक्रमित मिले, जबकि जनवरी के शुरुआती 4 दिनों में ही 1291 केस सामने आ चुके हैं। 7 दिन पहले 29 दिसंबर को 72 नए केस मिले थे, जो 4 जनवरी को बढ़कर 594 पर पहुंच गए। यानी 7 दिन के भीतर कोरोना की रफ्तार 800% बढ़ गई है। हालांकि राज्य सरकार कोरोना से निपटने के सभी जरूरी इंतजामों का दावा करती है। संक्रमण को रोकने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा है। मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों पर चेकिंग अभियान भी शुरू हो चुका है। इधर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भीड़ वाले आयोजन पर बैन लगाने का सुझाव दिया। ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा है, और इसलिए घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती की आवश्यकता है। भाई मास्क के लिए तो आप 200 रुपए का चालान कर रहे हो, इन पे कितना चालान कर रहे हो? 11 से 5 कर्फ्यू लगा दी, इससे क्या हो क्या रहा है? इससे कोई निकल रहा है क्या रात को 11 बजे इतनी ठंड में? पर ये सब चीजों के बजाय प्रैक्टिकल वो किया जाना चाहिए कि भीड़ न हो। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चिंता इस बात की भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब नहीं है। छत्तीसगढ़ के सैंपल भुवनेश्वर भेजे जाते हैं, जहां से रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का वक्त लग रहा है।
हालांकि प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र को पत्र लिखकर रायपुर एम्स और रायपुर मेडिकल कॉलेज में जल्दी इसकी जांच शुरू करवाने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरी लहर के बाद सरकार ने दावा किया था कि जल्दी राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई जाएगी, लेकिन अब तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। रिपोर्ट के अभाव में डॉक्टर डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के मुताबिक ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि केंद्र ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के इलाज का एक अलग प्रोटोकॉल बताया है। डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रमण फैलाने वाले ओमिक्रॉन के आइसोलेशन की प्रक्रिया भी अलग की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या जीनोम सीक्वेंसिंग में देरी भारी पड़ेगी? तो ओमिक्रॉन का जो बढ़ता प्रकोप है उसमें हमको किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो सकती है और परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों प्रदेशों के जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है ये उतना घातक नहीं है, संक्रामक जरूर ज़्यादा है लेकिन इसमें सावधानी बरतने की बात कही है। खैर, राजनेता हैं, उनके पास अपना इनपुट होता है जिसके आधार पर वो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, लेकिन एक जो आम आदमी को समझ आने वाली चीज़ है वो ये है कि हमको सावधानी रखना है और इस जो बीमारी है या ये जो संक्रमण है इससे बचाव के 2-3 ही तरीके हैं कि आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया वो अनिवार्य रूप से सेकंड डोज लगवा लें, और जिनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है वो लोग भी अपने बूस्टर डोज के लिए जा सकते हैं यदि वो उसको एलिजिबल हैं, और अपनी सावधानी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनको ऐसा करना चाहिए। खैर, लोग क्या कर रहे हैं आपने देखा है, हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों की बाइट ली, आपको विजुअल्स दिखाए कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने सतर्क हैं और कितने लापरवाह हैं। राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए और ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रखर वक्ता रजनीश अग्रवाल जी हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता स्टार जैन है, भोपाल से हमारे साथ संवाददाता सुधीर दंडौतिया हैं और इंदौर से हमारे साथ संवाददाता दीपक यादव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात हम छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। स्टार जैन हमारे साथ है। स्टार जैन, आपको मालूम होगा कि आज ओमिक्रॉन का पहला केस बिलासपुर में सामने आया है जो बाहर से आए थे, और चूँकि आप एयर सर्विसेज से रिलेटेड बीट भी देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो हवाई यात्राएं करते हैं वो कितनी सुरक्षित हैं या इनमें किस तरह से फैलाव का खतरा रहता है, और रेलवे के बारे में भी आप जानते हैं, साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी आपकी रिपोर्टिंग होती है। आपके पास क्या इनपुट है, सरकार की क्या तैयारियां हैं या जो संबंधित संस्थाएं हैं उनकी क्या तैयारियां, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, और इसका कैसा स्वरूप सामने आने वाला है? देखिए श्री जी, जिस तरीके से कोविड की, यदि हम कोरोना की बात करें, सेकेंड जो वेव आई थी उस समय जो हमने देखा था, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीटमेंट। उसी प्रिंसिपल को अभी भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस बाहर से आया, विदेशों से आ रहा है, तो पहले हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग विदेश से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करनी होगी और फिर उनको ट्रैक करते हुए, उनकी टेस्टिंग करते हुए उनका ट्रीटमेंट देना होगा। क्योंकि ये प्रोटोकॉल को यदि फॉलो नहीं करेंगे तो ओमिक्रॉन के वायरस जो, क्योंकि फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की अभी सुविधा छत्तीसगढ़ में नहीं है तो उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तो ये मामले और बढ़ सकते हैं। जहां तक कोरोना की बात कर ले तो जो सेकेंड वेव था उस समय यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक दिन में जो पीक केस आए थे वो करीब 24,000 थे, और आज की स्थिति में देखें तो अभी शुरुआत हो रही थर्ड वेव की और 1000 से ज्यादा केसेस क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा, जैसे डॉक्टर्स भी, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि ये काफी तेजी से ये बढ़ रहा है। हालांकि खतरा ज्यादा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चुनौती ये है कि इसके केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, तो ऐसे में हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी, बेड की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना होगा। हालांकि सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए जो पिछले सेकेंड वेव में बाद में लास्ट में कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ बेड्स की संख्या बढ़ाई थी, तो फिलहाल उसको लेकर सरकार अभी से गंभीर है, और जितने भी संभावित स्थान है जहां पर बेड बनाए जा सकते हैं, वेंटिलेटर डेवलप किए जा सकते हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, वो सुचारू है कि नहीं, इन सब की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। टास्क फोर्स गठन कर दिया गया है और यही अपनाना होगा कि जितनी जल्दी हो सके
व्यवस्था किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग की जाए, तभी जो तीसरा वेव है जिसमें 3 गुना ज्यादा केसेस की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, आशंका जताई जा रही है, तो यदि प्रॉपर प्लानिंग की जाती है तो ये थर्ड वेव का जो खतरा है बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर स्टार, आपके पास क्या जानकारी, जिस तरह से रायपुर में नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, इसके अलावा कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे पहली लहर में आया था कि 60+ वालों को इफेक्ट किया था, दूसरी लहर में 40 से 60 वर्ष के लोगों को उसने प्रभाव डाला था, अभी डॉक्टर्स का क्या कहना, किस वर्ग को प्रभावित कर सकता है ये, किनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, जहां तक सतर्कता की बात करें तो 18+ का वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है, फर्स्ट डोज बहुत से लोगों को लग गया है। अब जो टारगेट है, सबसे ज्यादा खतरा जो है 15 से 18 साल तक के युवा। हालांकि देखेंगे यदि गाइडलाइन भी आज जारी की गई है तो उसमें स्कूल को, जहां पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है, वहां पे स्कूल बंद किया गया है, लेकिन सिर्फ टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो डॉक्टरों का भी कहना है क्योंकि उस वर्ग को अभी तक टीका नहीं लगा है। और जहां तक नाइट आउट की बात करें तो ज्यादातर यंगस्टर्स ही हैं जो फैमिली के साथ नाइट आउट करते हैं, और अकेले यंगस्टर्स भी कई बार नाइट आउट करते हैं, तो खतरा उनको सबसे ज्यादा है। और इसीलिए गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि उस वर्ग का ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। और बाकी तो ये अपील की जा रही है कि जो सेकेंड डोज जो लोगों ने नहीं लगाया अब तक का, वो सेकेंड डोज भी लगवा लें। चलिए, आप दर्शकों को एक सूचना देना चाहेंगे। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए, हम अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। अभी हमारे साथ सुधीर दंडोतिया भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, क्या स्थिति है वहाँ पर? मुख्यमंत्री जी किस तरह से चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? प्रदेश में क्या स्थिति है मास्क को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर? मध्य प्रदेश में तो बहुत पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए बिल्कुल सुरेश जी, देखिए बिल्कुल लगातार अचानक एक हफ्ते के अंदर केसों का बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद में आज दूसरी बार कहना होगा कि गाइडलाइन जो है प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई है और उसके बाद में सख्ती अब प्रशासन की नजर आने लगी है। पहले के मुकाबले लोगों ने मास्क पहनना जरूर शुरू किया है, पर लेकिन अभी भी लापरवाही देखी जा सकती है। और मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि भोपाल के न्यू मार्केट में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए और चालानी कार्रवाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर उनसे चर्चा हो सके, पर लेकिन देखेंगे आपकी पुलिस और प्रशासन खुद सड़कों पर उतरकर, जो बात कल कही जा रही थी, सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रही है। और उसके बाद में देख सकते हैं कि स्पॉट पर चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि लोग अपनी स्वेच्छा से अवेयर हों, ये बार बार अपील करने के बाद भी जो लोग कम से कम सड़कों पर उतरकर मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ इस तरीके की पूरी कार्रवाई है। और आज अगर बात करें तो क्या सर एहतियात के तौर पर सड़कों पर जो प्रशासन उतरा है और क्या निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं? ये है कि हम आज से जो है रोको टोको अभियान भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पाए जा रहे हैं मौके पर बिना मास्क के, उनको हम 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए का जुर्माना कर रहे हैं। कल से जो है जुर्माने की राशि 200 करेंगे। आज पहला दिन है। आज हम पूरे मार्केट में अनाउंस भी करा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ साथ जो बिना मास्क के हैं उनको फाइन भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को ये मैसेज आए कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उनको प्रिकॉशन लेना पड़े। क्या लगा सर आपको? मार्केट के अंदर के लोग हैं स्वेच्छा से अभी देख रहे थे कि आप चालान लगाया हुआ है, कहाँ लगा आपको मास्क लगाने में? कहाँ दिक्कत हुई? चालान कटा है आपका? मेरा लगा हुआ था। इनका ये जा रही है, उनकी ओर से पैसा देने आई है। ओके, तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस के लिए अब सड़कों पर प्रशासन की टीम उतरी है। पर लेकिन आज अगर बात करें पूरे कोविड की, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की थी। दूसरी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कई सारी बंदिशें फिर से लगाई गई हैं। खासकर अगर बात की जाए तो शादी समारोह या फिर जो दूसरे आयोजन है उनमें महज 250 लोगों को, 250 लोगों को जाने की अनुमति जो है वो आज गाइडलाइन में तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगर किसी अंतिम संस्कार या फिर इस तरीके के समारोह में जाना हो तो 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। एक बार फिर से बंदिशों की ओर प्रदेश वापस लौट रहा है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू पहले ही लागू कर दिया गया था। हालांकि कर्फ्यू में अभी बढ़ोतरी नहीं की गई है और किसी तरह के जो दिल्ली में जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था उसको लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से कोई अभी बात नहीं की गई है। आज मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा है कि कोरोना में जो प्रतिबंध है ये अंतिम विकल्प है। लोगों को जागरूक करें, लोगों को स्वेच्छा से मास्क लगाने। सुधीर, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। अभी हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। दीपक, जिस तरह से दूसरी लहर में सबसे ज्यादा
मौतें इंदौर में हुई, वहाँ पर जो स्थिति बनी वो बहुत भयावह थी। अभी इंदौर की स्थिति क्या है? लोग पुरानी जो भूल की या लोगों ने जो नुकसान हुआ लोगों का, उससे उन्होंने कोई सीखा या नहीं सीखा? वहाँ के लोगों के व्यवहार में, बर्ताव में क्या अंतर आया? क्या उन्होंने कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने की कोशिश की है? क्या कितना अनुशासित दिख रहे हैं लोग? देखिए श्री जी, इंदौर श्री जी मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर एक बार फिर से बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। आज ही 319 मामले आए और कुल मिलाकर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 820 एक्टिव मरीजों की संख्या यहाँ पर हो चुकी है। दरअसल पिछले जो लहर थी उस दौरान भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या काफ़ी बड़ी थी और उसके बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का उतना ज़्यादा पालन नहीं किया गया, चूँकि इंदौर आर्थिक राजधानी भी है, खान पान के लिए भी मशहूर है और यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी जानी जाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब जो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उसके बाद प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए, लेकिन उस सख्ती के साथ में अभी पालन नहीं कराया जा रहा है। दरअसल कल भी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई थी उसमें केवल जो शव यात्रा है और जो शादी समारोह उसमें केवल सीमित संख्या में लोगों को आने के लिए कहा गया है, उसके लिए उसकी अनुशंसा की गई है। बड़े आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही गई, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक कार्यक्रम है उन पर किसी तरह की रोक नहीं है। और कल की ही हम बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन में ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो समर्थक थे वो पहुंचे थे। तो इस तरह के आयोजनों को लेकर भी रोक लगना बेहद जरूरी है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जीनोम सीक्वेंसिंग की एकमात्र लैब है जो कि अरविंदो हॉस्पिटल में, जहां पर कि अभी तक 9 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ओमिक्रॉन की तो संख्या बढ़ी रही है, साथ ही साथ जो सेकंड वेव में जिन मरीजों जो कोरोना संक्रमित मरीज हुए थे और जिनकी गंभीर हालत हुई थी फिलहाल वो ठीक है, लेकिन उनमें एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि इंदौर फिर से एक बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। और हम कल की बात करें तो कल 110 मामले थे, तो आज अचानक से बढ़कर 3 गुना मामले 319 मामले निकलकर सामने आए और आने वाले समय में आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में यह संख्या 1000 से ज्यादा हो जाएगी। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतने की बात कही गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ से प्रशासन को आज इस तरीके दीपक देखने में आ रहा है कि भोपाल में तो सख्ती बरती जा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं इंदौर में सख्ती नहीं दिखाई दे रही है, लोगों के अंदर स्व अनुशासन नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि वहाँ पर क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, तो क्या ओमिक्रॉन के अलावा कोई नया वेरिएंट जिसकी बात की जा रही थी डेल्मिक्रॉन, इस तरह का कोई या और कोई नया वेरिएंट सामने आने की बात आ रही है क्या? देखिए अभी तक ओमिक्रॉन के अलावा अन्य वेरिएंट की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के फैलने का ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट भी उसी ओमिक्रॉन के साथ में तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो दूसरी वेव के दौरान जो मरीज जो कोरोना संक्रमित मरीज हुए थे जिन्हें ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंचे थे वो ठीक हुए, लेकिन एक बार फिर से उनके अंदर कोरोना संक्रमण को देखा जा रहा है, उनकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि राधा स्वामी कोविड सेंटर को बनाया गया है, वहां पर 650 बेड की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट की सभी जितने भी शासकीय अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में अभी लगना बाकी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स को चिन्हित भी किया गया है। लेकिन चलिए, दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी हैं। रजनीश जी, चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो और आपने पहले ही आपकी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था और उसके बाद लगातार जिस तरह से भोपाल में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि जो स्थिति है वो राजनीतिक दल उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है श्री जी कि इसमें आरोप प्रत्यारोप की बजाय राजनीतिक दल हल्के में ले रहे हैं। ये मैंने देखा पूरे कोरोना के दौरान स्वयं वे नागरिक आरोप लगाते हैं जो उन अपना मास्क लगाकर भी सड़क पर नहीं निकलते। तो राजनेताओं को कोसने की बजाय जो हमारा पहला प्राथमिक धर्म है स्वयं को बचाने का, परिवार को बचाने का, तो क्या हम अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा सकते? तो ये बड़ी संख्या है। राजनेता ने कोई ने किया होगा 200-500 का कार्यक्रम, समझ में आता है, लेकिन क्या इंदौर की जनसंख्या मात्र 200-500 है या 2-5 हजार है? वो नागरिक राजनीतिक दलों पर आरोप लगाकर, कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलों पर मात्र आरोप लगाकर बच नहीं सकते। हर एक नागरिक को सरकार सतर्क है
सरकार तत्परता के साथ में काम कर रही है और आपदा प्रबंधन समिति जो नीचे तक बनी हुई है अलग अलग निकायों में, उनके माध्यम से काम कर रही है। उन आपदा प्रबंधन समितियों से संवाद मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हुआ है। नाइट कर्फ्यू पहले से लगाया हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट चालू रहे, उनकी उपलब्धता ऑक्सीजन की बराबर बनी रहे, उसके लेकर तमाम जो पैरामीटर्स उस पर काम हुआ है। दवाइयों की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, कोविड केयर सेंटर की उपलब्धता, जो एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं उनके अलावा भी बाहर कोई तात्कालिक अस्पताल बनाना बोले उसकी व्यवस्था, और मैदान में पुलिस अधिकारी उतरकर कह रहे हैं भैया मास्क लगा लो, आपकी जान सुरक्षा में रहेगी, आपके परिवार की रहेगी। ये बताने की जरूरत है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस सभ्रांत और सभ्य समाज की कल्पना करते हैं जहां महामारी के बारे में हमें लोगों को चेताना पड़ता है, फाइन लगाना पड़ता है कि साहब 100 रुपए का फाइन, 200 रुपए का फाइन, आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी जान बचाना है और इसके साथ साथ में अपने परिवार की, पड़ोस की, मोहल्ला की, बस्ती की जान बचाना है। ये मुझे लगता है सभ्य समाज की नहीं है, ये हम किसी दूसरे समाज की कल्पना करते हैं। और अगर हम केवल आरोप, इसमें मास्क क्यों नहीं लगाया, उसमें क्यों नहीं लगाया, इसमें मैंने नहीं लगाया, मैं भूल गया था, मुझे लगता है कि नागरिक के नाते जो पहला कर्तव्य है उनको तो निभाना पड़ेगा। सरकार ने जो बंदोबस्त करने किए हैं, इसमें इन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे एक्सपर्ट्स ने कहा है नाइट कर्फ्यू का लाभ दूसरे देश में मिला है देश को। नाइट कर्फ्यू कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में भी लगाया जा रहा है। अब कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये समझ विकसित करने की भी जरूरत राजनीतिक दलों को है कि जो इसके उपाय हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा सुझाव हैं, उनको मानकर आगे सरकारें काम कर रही है। तो हम सरकार, व्यवस्था, इनके साथ में, हाँ सरकार ने कोई गड़बड़ की है तो जरूर आप तथ्यात्मक आरोप लगाइए, रजनी जी, संवेदना के साथ में आरोप लगाइए। रजनी जी, आज हम आरोप प्रत्यारोप पर बात करने नहीं बैठे, हम जो सरकारी तैयारियां हैं, इसकी संक्रमण फैलने की जो दर है या उससे जो लोगों को नुकसान हो सकता है, उससे कैसे बचाव किया जाए, लोगों को अपने आचार व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना है, क्या सतर्कता बरतनी है, उस सब पर चर्चा करने के लिए। लेकिन तकनीकी कारणों से अभी हमारा आपसे जो विजुअल संपर्क है वो नहीं हो पा रहा है। हम आपके पास दोबारा से हाजिर होंगे। अभी हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी हैं जो संचार प्रमुख हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में सरकारी क्या तैयारियां हैं? जैसे कि अभी आज ही सामने आया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के लिए। इतनी देरी क्यों हुई? देखिए मिश्रा जी, इस संबंध में इसके पहले भी पत्र लिखा गया था, लगातार पत्र। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मैं समझता हूँ, दूसरी बार पत्र लिखा है। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया था कि छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मध्य प्रदेश में 5 मशीनें केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। यह दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक एक भी मशीनें नहीं मिली है, और जबकि हमारे यहाँ एम्स भी है। यदि एम्स को ही यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो हमारे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट, इसका जल्दी से जल्दी पता होगा और इलाज की दिशा में और ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जा सके। अभी हमारे यहाँ हम लोग को टेस्टिंग के लिए भुवनेश्वर पे आश्रित रहना पड़ रहा है। यहाँ से भेजने के बाद वहां से रिपोर्ट आना, रिपोर्ट के आने के बाद में फिर उसके बाद में प्रभावी कदम उठाना थोड़ी दिक्कत तो है। लेकिन कोरोना के केस जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिन में बहुत ज्यादा संख्या में बढ़े, निश्चित तौर पे वह चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों की, दुर्भाग्य से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बाद भी वो ऑनलाइन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक बुला के सारी व्यवस्था को चाक। तकनीकी कारणों से हमारा रजनीश अग्रवाल जी से भी और सुशील आनंद शुक्ला जी से भी संपर्क टूट गया था। सुशील जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, और हम आने वाले समय में यदि स्थिति खराब होती है, हालांकि सरकारों ने पिछली जो दूसरी लहर थी उससे बहुत बड़ा सबक लिया, अपनी तैयारियां अच्छी रखी हैं, ऑक्सीजन के लेवल पे बात करें, दवाइयों के लेवल पे बात करें, अस्पतालों में बेड के लेवल पे बात करें, और हर लहर में कुछ ना कुछ सीखा है। पर जब उसका वेरिएंट चेंज होता है तो वो एक नई चुनौती लेकर आता है। तो इस मामले में जो राज्य सरकार है उसकी क्या तैयारी है और उसका किस तरह से केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन है? साथ में जो आपने बात की कि एम्स में एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की बात की जा रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके या फिर अपने स्तर पर जो प्रदेश के सांसद हैं उनसे बात करके, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के हित का मामला है, यदि इस बीच में
कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि सहयोग नहीं करने के मूड में हो तो भी आपकी पार्टी को एक पहल तो करनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे मिश्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये पूरे प्रदेश के हित का मामला है, लोगों के, आम आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं। जब छत्तीसगढ़ की हित की बात आती है, पता नहीं क्या कारण है, वो मोदी जी से डरते हैं या उनके सामने मुंह खोलने में उनको कोई हिचक होती है, कभी भी छत्तीसगढ़ के हित की बात नहीं करते। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग छत्तीसगढ़ में होना चाहिए और यहाँ पे एम्स है, इसमें होना चाहिए। हमारी सरकार ने तो कम से कम 3 जगह की आवश्यकता को महसूस किया। लगातार केंद्रीय मंत्री जी को बोला गया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हुआ। हमें जो अलॉटमेंट दिया गया है वो भुवनेश्वर को दिया गया है, तो भुवनेश्वर की बजाय छत्तीसगढ़ के एम्स को जोड़ दिया जाए, हमारे रायपुर मेकाहारा को अनुमति दे दी जाए, अन्य मेडिकल कॉलेज को अनुमति दे दी जाए, तो इससे टेस्टिंग में आसानी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से 9 के 9 सांसदों ने आज तक कोई पत्र नहीं लिखा, कभी कोई पहल नहीं की। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने पहल नहीं किया। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सरोज पांडे जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन कभी कोई पहल नहीं किया सिवाय मीन मेघ निकालने के। दुर्भाग्यजनक बात है कि विपक्ष सिर्फ मीन मेघ निकालने को अपना धर्म समझता है। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, भगवान जाने। लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना के सेकेंड लहर के समय, दूसरी लहर के समय जो तैयारियां थी, आपको बता दूं मिश्र जी, उसमें कभी कोई कमी नहीं। कोरोना के मरीज आने कम भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने दवाइयों के लिए, बेड के लिए और तमाम तरीके की सुविधाओं को कभी ये नहीं सोचा कि हम कोरोना से निपट चुके हैं। बराबर चाहे हमारे वो मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो, सब के सब में आज भी कोरोना के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध हैं। और आज भी कभी भी छत्तीसगढ़ ने अपनी टेस्टिंग क्षमता को कम नहीं किया। आज भी छत्तीसगढ़ जनसंख्या के अनुपात में हम देश के जो बेहतरीन टेस्टिंग करने वाले राज्यों में से एक है। आज भी हमारे यहाँ 30 से 35 हजार टेस्टिंग रोज हो रही है। और जब कोरोना के केसेस कम आ रहे तो उस समय भी छत्तीसगढ़ 15 से 20 हजार टेस्टिंग तो रोज करता ही करता था। तो ऐसी स्थिति में टेस्टिंग हम बेहतरीन कर रहे हैं। इलाज की पूरी हमने व्यवस्था चाक चौबंद करके रखी हुई है। और इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता कम न हो, मरीजों को ज्यादा से ज्यादा वो हो। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो अभी 15 से 18 वर्ष की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी चालू हुई, 3 दिन हुआ चालू हुए, लेकिन आपको बता दूं कि 20% अचीवमेंट, लगभग ये मान के चलिए कि हमको छत्तीसगढ़ में 16,39,800 करीब बच्चों को वैक्सीनेशन करना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 3 दिन के अंदर में 3,35,653 बच्चों का वैक्सीनेशन आज की तारीख तक हमने कर लिया। मतलब 20% अचीवमेंट पहला डोज का हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारी सरकार ये चाहती है लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना। लेकिन आपके माध्यम से, इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, हम कांग्रेस की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, आम आदमी से भी निवेदन करेंगे कि आवश्यकता है कि अपने आप को स्वयं भी बचाने की। सरकार गाइडलाइन बना सकती है, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, सरकार आपकी टेस्टिंग करवा सकती है, आपके बेहतरीन इलाज की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन इस समय आवश्यक है कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपने इष्ट मित्रों की सुरक्षा करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यक हो तभी भीड़ भाड़ के स्थानों से जाने से बचें, आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया, उसका कड़ाई से पालन करने के साथ साथ दिन में, चूंकि जान है जहान है एक साथ लेके चल रहा है, तो दिन में अभी वो समय नहीं आया है कि हम लॉकडाउन की स्थिति में रहें। लेकिन लॉकडाउन से बचना है तो यह खुद को अपने आप, बहुत बड़ी बात आपने कही, जान है तो जहान है, और जान है तो सब कुछ है। और हम सरकार की अकेली जिम्मेदारी नहीं, हमारी जान की, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। हम अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है तो आपको अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद लेना पड़ेगा। सरकार हर व्यक्ति के पीछे नहीं चल सकती। हमारे साथ रजनीश जी हैं। रजनीश जी, उस समय विजुअली हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से ही सख्ती बरतना शुरू कर दिया था नाइट कर्फ्यू के लिहाज से भी, और अभी हमने भोपाल का नज़ारा भी देखा कि भोपाल में भी खुद कलेक्टर वहां पर निकले हुए हैं। क्या स्थिति बनने वाली है, और जो आयोजन है उनको लेकर जिस तरह सरकार की सख्ती है, तो सरकार का क्या प्रयास होगा? पिछली बार शिवराज सिंह जी ने खुद निकल के लोगों को मास्क लगाने की अपील की थी, अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने इसके लिए पूरा कैंपेन चलाया था। और आपकी सरकार की सक्रियता साफ तौर पर मैदानी क्षेत्रों में, मतलब जमीन पर साफ तौर पर दिखाई दी थी। देखिए शिरीष जी, लगातार
जनता को सचेत करने का, सतर्क करने का काम जनभागीदारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन समिति के मॉडल को अपनाते हुए मुख्यमंत्री जी फिर आगे बढ़े हैं और सभी आपदा प्रबंधन समितियों से उन्होंने संवाद भी किया है और जहां अभी कोरोना के कोई लक्षण नहीं भी है, कोई मरीज नहीं भी है, वहां भी संवाद उनका हुआ है। मैंने कहा पहले भी कि तमाम चिकित्सीय जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं, चाहे बिस्तरों की उपलब्धता हो, दवाई की हो, ऑक्सीजन की हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम उन उपलब्धता के बावजूद भी रोग के तरफ बढ़े क्यों? हम अपने दायित्व के ऊपर अमल करना क्यों नहीं चाहते? सबसे बड़ा सवाल है। वो पढ़ा लिखा तबका, वो सभ्य समाज का अगुआ, वो सज्जन शक्ति क्यों बिना मास्क के, क्यों गाइडलाइन तोड़ने में गौरव की अनुभूति करती है, क्यों बिना मास्क के चलने में अपना अभिमान समझती है? मुझे लगता है कि ये तो कतई उचित नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, तमाम प्रकार के विकसित देश, क्या वहां चिकित्सीय सुविधाएं कम है? क्या वहां अस्पताल, तमाम प्रकार के दूसरे उपाय प्रबंध कम हैं? तमाम हैं और भारत से ज्यादा रहे हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से जूझ रहे हैं, जिस प्रकार से हाहाकार मचा, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। और ये तथ्य समझना होगा उन लोगों को भी जो इस प्रकार की केवल राजनीति में उलझने का काम करते हैं। जो जीनोम सिक्वेंसिंग का मामला है उस पर कोई भेदभाव करने का कहीं कोई कारण नहीं है। आपने देखा होगा, आपके चैनल ने बखूबी दिखाया कि छत्तीसगढ़ में एम्स ने भी किस प्रकार से अपना योगदान लोगों की सुविधा देने में, चिकित्सा करने में किया था। तो केंद्र सरकार कोई भेदभाव किसी राज्य से करती नहीं है, न करने का कोई कारण है। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि समाज को अपनी भूमिका जो सावधानी के तौर पर, सतर्कता के तौर पर है, वो लेनी ही होगी। उसमें कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है। सरकार रजनीश जी, आपकी जो बात है वो पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता का भी है। आप चूंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये इसकी दरकार है और उसकी मांग होनी चाहिए। ये सुशील जी ने नहीं बोला कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही, उनका ये कहना था कि जो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और महत्वपूर्ण ओहदों पे हैं, उनको केंद्र सरकार से बात करना चाहिए, कम से कम राज्य का पक्ष रखना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक सुविधा आ सके ये, और राज्य के लोगों को दूसरे राज्य की ओर ना देखना पड़े, छत्तीसगढ़ के लोगों को उड़ीसा की ओर या मध्य प्रदेश की ओर ना देखना पड़े, क्योंकि यहाँ से जो सैंपल हैं वो उड़ीसा भेजे जाते हैं, उसमें समय भी बहुत खराब होता है। और आपके यहाँ भी जैसे भोपाल में मांग की जा रही है, निश्चित तौर पर मैंने यही कहा कि मध्य प्रदेश में भी 5 स्थानों की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ से भी मांग की गई है। सरकार की मांग केंद्र सरकार से, इसमें भाजपा और कांग्रेस 5 स्थानों में मध्य प्रदेश में मशीनें भेजी जा चुकी हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की मांग मान ली गई है और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की रिजेक्ट कर दी। ऐसा नहीं, दोनों की मांगे केंद्र सरकार के पास पहुंची है और निश्चित तौर पर दोनों को आश्वासन भी केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है, उसकी व्यवस्था कर रहे होंगे। मैंने कहा ना कि किसी प्रकार का भेदभाव का कोई कारण नहीं। मध्य प्रदेश में हो गई होती 5 और छत्तीसगढ़ में नहीं होती हुई होती 1 भी, तो मुझे लगता सवाल खड़ा हो। चलिए, हमने वैसे भी इस चर्चा को आरोप प्रत्यारोप से दूर रखने की कोशिश की है। हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को हकीकत दिखाना है कि जमीन में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से लापरवाह हैं, या लोगों को के साथ सरकार यदि सख्ती कर रही तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लोग खुद अपने साथ अनुशासित क्यों नहीं हो रहे हैं, वो क्यों मास्क वियर नहीं कर रहे हैं, वो क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी गैर जरूरी जगहों पर जाने से क्यों नहीं बच रहे हैं कि जहाँ पर उनको जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन यदि सेलिब्रेशन नहीं करें या कुछ दिन अपने आप को घर में रखें, या जब ज़रूरत नहीं है तो भी निकल रहे हैं, वो सब चीज़ों को यदि अवॉइड करें तो किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं। दोबारा मैं स्टार जैन के पास जाना चाहूँगा। स्टार, आपके पास पूरे प्रदेश की खबर है, आपको भी मालूम है, तो जो हवाई यात्री, हवाई सेवा से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके कारण जैसे बिलासपुर में एक पहला केस आया ओमिक्रॉन का, तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकार के नए प्रोटोकॉल क्या हैं? देखिए, जो कोविड को लेकर नए प्रोटोकॉल हैं जो फिलहाल में जो जारी हुए हैं, वो थोड़ा सी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सी डिले हुआ है। हालांकि जैसा मैं पहले कह रहा था कि अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं था। जब देश में ओमिक्रॉन की बात हुई थी तो जितने भी विदेश से आने वाले यात्री, उस समय कोरोना पीक पे नहीं था, लेकिन विदेश से आने वाले जितने यात्री थे उनकी ट्रैकिंग रखना था, उनका टेस्टिंग, जैसे कि बाकी जो ओमिक्रॉन की जांच की बात है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सी विलम्ब हुआ है, क्योंकि जो एयरपोर्ट में यदि उनको टेस्ट कर लिया होता
तो पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि टेस्टिंग यहाँ सुविधा नहीं थी। भुवनेश्वर भेजा गया सैंपल, वहां से जब आज रिपोर्ट आई है उसके बाद गवर्नमेंट ने पुष्टि करी है। तो इसमें थोड़ी सी एयरपोर्ट की जहां तक बात करें उसमें कड़ाई से पालन करना होगा, क्योंकि ज्यादातर यात्री जो फिलहाल विदेशों से आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी ट्रैकिंग और टेस्टिंग करने की निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट किया जाए, ताकि यदि कोई संक्रमण या पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके उनका तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके और खतरा जो और बढ़ने की आशंका है उसको कम किया जा सके। हवाई यात्रियों की जहां तक बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जब ओमिक्रॉन का या कोविड का वायरस इतना ज्यादा छत्तीसगढ़ में थर्ड वेव की दस्तक नहीं थी, 48,000 यात्रियों ने करीब उड़ान भरी थी रायपुर एयरपोर्ट से, जो इस हफ्ते गिरकर लगभग 42,000 हो गई है। तो ये एक संकेत है कि जो खतरा है या डर कहे या लोग अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं और बदल रहे हैं। और जैसा कि सरकार भी अपील कर रही है और हम भी यही अपील करेंगे कि बहुत जरूरी ना हो तो ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी वो निकले घर से बाहर। जी स्टार, आप मार्केट में भी जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, क्या लगता है आपको स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में या ऑफिसेज में क्या स्थिति है? देखिए, जहां तक ऑफिसेस की बात करें, बार बार यही कहा जा रहा था कि हमें मास्क, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क हटाना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कंटिन्यू करना है। लेकिन ये देखने को मिला था, चाहे ऑफिस कह लें चाहे मार्केट देख लें, सब जगह लोग इससे खौफ से बाहर आ गए थे। मास्क लगभग हट सा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नहीं रहती। जहां तक सरकार की बात करें, सरकार बार बार ये गाइडलाइन दे रही है, चाहे टेलीफोन के रिंगटोन्स के माध्यम से देख लीजिए या फिर जो शहर में सरकार के जितने भी पोस्टर्स लगते हैं या फिर जहां जहां गवर्नमेंट के मीटिंग्स होती है उसमें बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जनता बेखौफ हो गई थी, जनता में लापरवाही थी जो उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। व्यापारियों की बात कर ले, शुरू में व्यापारियों ने बड़े जोर शोर से अभियान चलाया था कि बिना मास्क के ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब कोविड का खतरा कम हुआ, केसेस कम हुए, बिना मास्क के भी दुकानदार खुद बैठने लगे, लोगों को माल भी देने लगे। तो इसमें कंटिन्यूटी बरतनी थी और यही कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिली है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, मास्क को भूल गए और वही कारण है कि अब ये कोविड के जो मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए, इंदौर की स्थिति पिछले बार बहुत ज़्यादा खराब थी और जो मौतों का आंकड़ा था वो इंदौर ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और वहाँ पर जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में इंदौर को मध्य प्रदेश में सबसे उन्नत माना जाता है, सबसे आगे माना जाता है, उसके बाद भी वहाँ जो स्थितियाँ बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्थितियाँ थी। दीपक, लोगों ने सीखा कितना? उसके अलावा अभी जिस तरह से भोपाल में सख्ती चल रही है, इंदौर में चूँकि आपके यहाँ रात को खाने का चलन है, वहाँ पर जो सराफा बाज़ार है, आपके यहाँ का 56 दुकान है वहाँ पर, और लोगों के वहाँ पर जो नाइट लाइफ है इंदौर की ज़्यादा है, वहाँ पर लोग नाइट लाइफ वहाँ पर जीते हैं, वहाँ लोग निकलते हैं परिवार के साथ और उन स्थानों पर बहुत भीड़ भी होती है। वहाँ अभी क्या स्थिति है? प्रशासन क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए शरीफ जी, जिस तरीके से स्टार ने बताया कि लोगों की जीवन शैली से मास्क हट गया था और वही स्थिति इंदौर में भी बनी। चूंकि यहाँ खान पान के लिए बड़े बाजार है, नाइट लाइफ है, हालांकि वहाँ पर प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, रोको टोको अभियान भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को खुद को ये अपने आचरण में लाना होगा कि कहीं पर भी वो जाते तो मास्क पहनकर जाए, बड़े आयोजनों में शामिल ना हो। और हम बात करें तो नाइट कर्फ्यू इंदौर में लगाया गया है, 12 बजे के बाद वो कर्फ्यू शुरू होता है। लेकिन अगर हम न्यू ईयर की बात करें तो तमाम सारे होटल्स थे जहाँ पर कि सब बहुत देर रात तक 11 बजे तक आयोजन होते रहे, काफी भीड़ भड़ाका रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा, हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है, कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति की हम बात करें तो लोगों में अब जैसे अचानक से जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए हैं, उसके बाद अब मास्क को पहनने की जिम्मेदारियां शुरू हुई हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें या 56 दुकान इलाके की बात करें या तमाम जो इलाके हैं जहां पर कि अब जो सर्कल बनाए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए थे, दुकान में प्रवेश के पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो चीजें अभी पिछले कुछ दिनों से बंद हो चुकी थी। लेकिन अब एक बार फिर से उनको सख्ती से पालन कराने की कोशिश की जा रही है, जन जागरण के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन भी लोगों को समझना होगा कि कोरोना उनके लिए कितना। दीपक, इंदौर एक ऐसी लोकेशन पर है जहां से महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना है, साथ में वहां पे हवाई यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।
तो उस दिशा में सरकार क्या कर रही है? क्या जो बॉर्डर है वहाँ पर कोई टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है? एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? जैसे स्टार ने बताया कि यहाँ पर जो व्यापारी उस तरह से लापरवाह हो गए थे, और आपने जैसा कहा कि नए साल की शुरुआत के लिए जो आयोजन हुए, क्या वो भी जिम्मेदार है जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उसके लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह के बड़े बड़े आयोजन हुए थे, हालांकि अनुमतियां 11 बजे तक के लिए दी गई थी, उसके बाद आयोजन नहीं हुए, लेकिन 11 बजे के पहले भी इतनी ज्यादा गैदरिंग थी कि उसकी वजह से अचानक से हर 1 जनवरी से लेकर आज 5 जनवरी तक के कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो शुरुआत में जहां पर 50 से कम मामले आ रहे थे वो अब 319 तक पर डे आ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे। दूसरी, इंदौर के अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बड़े शहरों के साथ में इंदौर जुड़ा हुआ है, चाहे वो उदयपुर से जुड़ा हुआ, चाहे अहमदाबाद से जुड़ा हुआ, चाहे महाराष्ट्र से। और चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर काफी तेजी से बढ़ी थी, और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, चाहे वो फ्लाइट्स हो, या ये जो यात्री हो सबसे ज्यादा इंदौर आते हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां पर जो सख्तियां पहले बरती जानी चाहिए थी वो अब जाकर बरती जा रही है। और हम इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो अभी तक केवल जो दुबई और शारजाह के लिए जो जाने वाले यात्री थे केवल उन्हीं की रैपिड टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन जो अन्य राज्यों से आने वाले यात्री, चाहे खासतौर पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्री, उनकी टेस्टिंग पहले नहीं हो रही थी। केवल थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही केवल सामान्य से हिदायत दी जा रही थी कि वो आइसोलेशन में रहे यदि उन्हें किस तरह के सिम्टम्स है, लेकिन ट्रैकिंग नहीं हो पाई। अब जाके सख्ती बढ़ती जा रही है और देखा जा रहा है कि कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं। और हाल ही में एक नया मामला निकलकर भी सामने आया था कि जब दुबई से एक महिला यहाँ पर पहुंची थी जो कि विदेश में अलग अलग वैक्सीन के 4 डोज लगा चुकी थी, और जब इंदौर 12 दिन रुकने के बाद जो दुबई के लिए लौटी तो वो कोरोना संक्रमित पाई गई। तो इस तरह के भी कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिनको लेकर प्रशासन को काफी सख्ती बरतनी होगी। और इंदौर चूंकि कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर हर राज्य का व्यक्ति यहाँ आता है, और खासतौर पर महाराष्ट्र से यहाँ पर आवाजाही ज्यादा है। इस वजह से जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे बड़वानी की बात करें, खरगोन की बात करें या बुरहानपुर इलाके की बात करें, तो वहां पर अब जाकर सख्ती बरती गई। लेकिन फिर भी जिस तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए थी, जो सेकंड वेव के समय से जो प्रोटोकॉल अपनाए गए थे, वो प्रोटोकॉल फिलहाल उन्हें अपनाने में थोड़ी देरी हुई है, और इस वजह से कोरोना संक्रमण। एक बार सुधीर के पास जरूर जाना चाहूंगा। सुधीर, आपको क्या लगता है अभी जो प्रशासन कर रहा है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल श्री जी, अगर बात करें तो प्रशासन की कार्रवाई जो सख्ती है वो आज से देखना शुरू हुई है। और जो बात स्टार कह रहे थे, जो बात दीपक कह रहे थे, अगर ये लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से पहले अगर ये लगातार काम किया जाता प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाली एक्सरसाइज है, आप प्रतिबंध लगातार नहीं लगा सकते, बल्कि लोगों को कम से कम जन जागरण या रोको टोको अभियान या फिर इस तरीके की कार्रवाई, ये प्रशासन और सरकार का निश्चित तौर पर अगर लगातार चलने वाला काम होता तो शायद आज मरीजों की संख्या में इतना इजाफा नहीं होता। राजधानी भोपाल में आज की तारीख में 300 से ज्यादा केस आने लगे हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, प्रशासन सरकार अपने स्तर पर तैयारियों की बात यहाँ पर कह रही है, लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है, पर लेकिन जागरूक के साथ में जो प्रशासन की कार्रवाई है ये महज आम जनता तक सीमित है। राजनीतिक दलों की जो बात शुरुआत में आपने कही, रजनी जी से सवाल किया था, अगर कल या परसों, बीते हुए कल और परसों की हम बात करें तो रजनी जी भी बता सकते हैं कि किस तरीके से भोपाल के अंदर जो पद ग्रहण हुए थे निगम मंडल में, किस तरीके से सुधीर जी उस बारे में रजनी जी ने पहले ही क्लेरिफिकेशन दे चुके हैं, वो बता चुके हैं कि सबकी जिम्मेदारी है। अंत में मैं एक बार सुशील जी से और रजनी जी से आग्रह करूंगा कि क्योंकि अपने अपने राज्य की जो सरकारें उसके संगठन के प्रमुख पदाधिकारी हैं, तो आपका सुशील जी क्या कहना है, प्रदेश के लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए और किन प्रयासों की जरूरत है आम व्यक्ति के लिए? मुझसे पूछा सुशील जी सुशील जी। निश्चित तौर पर शिरीष जी, सरकार अपनी तरफ से पूरी चाक चौबंद है, तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां की गई हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे रहने पे हम अपने आप को न बचा पाएंगे, न अपने परिवार को बचा पाएंगे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग की जा रही, टेस्टिंग करवाई जा रही, बाहर से आने वाले यात्रियों को चाहे बस से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करवाई जा रही है। नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। बीमारियों से लोगों को बचाव के लिए सारे के सारे मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई हैं, ऑक्सीजन बेड
उपलब्ध रखे गए हैं, रिजर्व किए गए हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना हो सके भीड़ भाड़ से बचें, बहुत आवश्यक हो तभी मार्केट वाले स्थानों पर जाए, क्योंकि यह समय ऐसा है कि जब हम अपने आप को खुद न सिर्फ खुद को बचाए, अपने परिवार को भी बचाने का समय है। बहुत बड़ी बात है रजनीश जी। आवश्यक है कि सरकार के सिर्फ भरोसे रहने के बजाय देखिए सुरेश जी, मुझे लगता है कि कोरोना में सावधानी क्या बरती जानी चाहिए, हर एक को पता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, छोटा धंधा करता हो, बड़ी नौकरी करता हो, सबको पता है क्या करना चाहिए। बस अनुरोध इतना है कि कृपया वो जो पता है उसको अपनाएं, करें। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस ब्लेम के बहुत बड़ी बात कही रजनीश जी ने। सब कुछ पता है, लेकिन क्या करना है ये भी पता है। तो जो करना है उसको जरूर करना है, अपनी सुरक्षा खुद करना है। सरकार आपकी हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, सरकार का काम है इंतजाम करना, वो करेगी, लेकिन आप सरकार को उस स्थिति तक मत पहुंचाइए कि सरकार को आपके लिए इंतजाम करना पड़े। आप अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। दूसरी लहर की जो घटना हुई है और जो उसमें जो सीन बना है उसको जरूर याद कीजिए। जब आपको लगे कि आप बहुत लापरवाह हो रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत मदद करेगा सुरक्षित रहने के लिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।